एक कोड ऑफ एथिक्स है और एक कोड ऑफ कंडक्ट है। ठीक है, उससे पहले चालू करने से पहले एक बार समझते हैं कि कोड क्या चीज़ होती है। कोड कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट होता है या फिर कोई भी ऐसा गाइडलाइंस होती है जो आपके बिहेवियर को, एक्शंस को या डिसीजंस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे पाए। ठीक है, कोड का मतलब क्या होता है, जैसे स्कूल का कोई अपना कोड है, अपन सब स्कूल तो पास करेंगे, तो स्कूल का कोई अपना कोड है कि आप पर्टिकुलर तरीके से स्कूल में आएंगे, आप अपने टीचर्स को ग्रीट करेंगे, टाइम पे स्कूल आएंगे, टाइम से पहले स्कूल से वापस नहीं जाएंगे, लंच में आपको इस तरीके की एक्टिविटी रखनी है। तो वो एक कोड अपन को बता रहा है कि हमें हमारा कंडक्ट या हमारे एक्शंस किस तरीके से रखना है। या फिर और सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक ड्रेस कोड होता है, हर इवेंट का ड्रेस कोड होता है। शादियों में 5-6 ड्रेस कोड आने लग गए आजकल, कि मेहंदी के टाइम पे अपन हरे रंग का पहनेंगे, हल्दी के टाइम पे पीला पहनेंगे। तो ये ड्रेस कोड हो गया, ये बता रहे कि आपको किस तरीके के एक्शंस रखने हैं। ठीक है, ये बेसिकली चीज होती है कोड। अगर इसको आप कंपेयर करोगे लॉ के साथ, तो लॉ भी सिमिलर सी ही चीज होती है, बट उनके इम्प्लीमेंटेशन में कौन बनाता है कौन नहीं बनाता है, इतनी ज्यादा जब अपन डिटेल में जाएंगे तो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जैसे लॉ बनाता है लेजिस्लेचर, कोड बनाता है एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, कोड को लेजिस्लेचर भी बना सकता है, बट प्राइमरली ये जो ड्यूटी है वो एग्जीक्यूटिव की है। इतने डिटेल में अपन को जाना नहीं है, इतना डिटेल कोई मतलब का नहीं है। अपन को कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कॉन्सेप्ट समझना है कि कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। ठीक है, चालू करने के लिए अपन पहले कोड ऑफ कंडक्ट समझेंगे, क्योंकि ये थोड़ी आसान चीज है। उसके बाद कोड ऑफ एथिक्स पाएंगे। तो कोड ऑफ कंडक्ट एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो आपको बताता है कि डूज एंड डोंट्स क्या है, डूज एंड डोंट्स, कि क्या चीजें आप कर सकते हो और क्या चीजें आप नहीं कर सकते। ये सिविल सर्वेंट्स के लिए होता है या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनके लिए होता है। ठीक है, तो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो आपको बताता है, जैसे पॉलिटिक्स वाला अपन ने जब पढ़ा था चैप्टर, नॉन पार्टिसनशिप वाला, तो वहां पे अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि कोड ऑफ कंडक्ट ये बोलता है कि आपको इलेक्शंस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करना है या फिर इन्फ्लुएंस नहीं करना है, अपनी ऑफिस का गलत यूज नहीं करना है, अपने कोई क्लोज रिलेटिव्स हैं उनको भी इलेक्शन या पॉलिटिकल एक्टिविटी से दूर रखना है। तो ये क्या चीज बता रहे हैं कि आपको क्या चीज करनी है और क्या चीज नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपको पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है, और क्या नहीं करना है, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करना है, अपने क्लोज फैमिली मेंबर्स को भी अलाउ नहीं करना है कि वो पार्टिसिपेट करें, या फिर एटलीस्ट अवॉइड करना है। ठीक है, आप एक और कोड अपन ने पढ़ा था पहले, या एक पार्ट ऑफ द कोड पढ़ा था कि आपको गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म नहीं करना है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज का क्रिटिसिज्म नहीं करना है। तो वहां पे अगेन अपन को क्या पता चल रहा है, एक्शंस में हमें क्या नहीं करना है। ठीक है, तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या करता है, कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली अपन को ये बताता है कि हमारे एक्शंस के डूज एंड डोंट्स क्या है, क्या चीज हम कर सकते हैं या क्या चीज हमें करनी चाहिए, एंड क्या चीज हम नहीं कर सकते या क्या चीज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वहीं पे कोड ऑफ एथिक्स ये बात करता है वैल्यूज पे। ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स एक सेट ऑफ प्रिंसिपल बताएगा अपन को या वैल्यूज बताएगा जो हमें डिसीजन मेकिंग में कंसिडर करने चाहिए। ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स जो है वो इस तरीके की बातें करेगा कि आपको कंपैशन मेंटेन करना चाहिए अपने डिसीजन में, आपको इंटीग्रिटी मेंटेन करनी चाहिए अपने एक्शंस में। ठीक है, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए जब भी आप एक्शन लो। आपको कभी डिलेमा हो रहा है तो आपका जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आपके गाइडिंग स्टार बननी चाहिए। ठीक है, वहां पे ये चीज नहीं बता रहा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। आपको कंपैशनेट होना है, ये बता दिया, एक वैल्यू बता दी कि आपको इस वैल्यू को फॉलो करना है, बट कंपैशनेट होके करना क्या है, आप गरीबों में कपड़े बांटो, ये हो गया एक्शन। गरीबों में कपड़े बांटो, उनको खाना दो, लंगर लगाया करो, ये सब हो गए एक्शन। अगर ऐसी चीजें लिखी होती तो वो कोड ऑफ कंडक्ट का पार्ट होती, बट वो सिर्फ वैल्यू की बात कर रहा है कि आपको कंपैशनेट होना है। ठीक है, अभी कंपैशनेट कैसे होना है ये नहीं पता, ये अपने ऊपर है, बट एक सिर्फ वैल्यू या प्रिंसिपल दिया है अपन को कि हमें कंपैशनेट होके दिखाना है। ठीक है, ये हो गया पार्ट कोड ऑफ एथिक्स का। अभी ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है ये इंडिया में एग्जिस्ट करता है, सिविल सर्वेंट्स का, सेंट्रल सिविल सर्विसेज का है, ऑल इंडिया सर्विसेज का है कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, राज्यसभा के मेंबर्स का है कोड ऑफ कंडक्ट। कुछ और जैसे जुडिशरी ने खुद का कोड ऑफ कंडक्ट टाइप की चीज बना रखी है, एग्जैक्टली सेम नेम से नहीं है, बट कुछ ऐसा एक्सपेक्टेड बिहेवियर या इस टाइप का कुछ नाम है, बट वो भी एक कोड ऑफ कंडक्ट है जहाँ पे वो बता रहे हैं कि आपको किस तरीके से चीजें करनी चाहिए, किस तरीके से नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और ये वाली जो चीज है कोड ऑफ एथिक्स, ये इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। कोड ऑफ एथिक्स इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता, ये एज अ कॉन्सेप्ट है इंडिया में। ठीक है, अभी तक ऐसा एनफोर्समेंट नहीं आया।
बट सेकेंड ARC जो एक डॉक्यूमेंट है गवर्नेंस रिफॉर्म्स पे, वो बोलता है कि कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए। कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए और इसको लीगल बैकिंग भी देनी चाहिए कि अगर कोई अपने कोड ऑफ एथिक्स से या फिर गलत वैल्यूज के साथ जाए, जो वैल्यूज लिस्टेड हैं कोड ऑफ एथिक्स में उनको फॉलो ना करे, तो उसको पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। ठीक है, ऐसा सेकेंड ARC बोलता है, ऐसा एक्चुअल में हो नहीं रहा है, ये रिकमेंडेशन है अभी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कौन सी चीज एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही है इंडिया में, कौन सी चीज अभी कंसेप्चुअल लेवल पे है। सेकेंड ARC बोलता है कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए और वो भी लीगली बाइंडिंग होना चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट जो है, एक तो वो एग्जिस्ट करता है, दूसरा ये लीगली बैक्ड होता है। ठीक है, एंड ये एक तो एग्जिस्ट नहीं करता, बट अगर एग्जिस्ट भी करे तो इन इट्स कॉन्सेप्ट ये मॉरली एनफोर्स्ड होता है। ठीक है, अभी ये लीगली बैक्ड कैसे है, वो मॉरली एनफोर्स्ड क्यों होना चाहिए, इसका रीजन कोड ऑफ कंडक्ट में आपने चीजें क्लियर कर रखी हैं कि आपको ऐसे एक्शंस करने चाहिए और ऐसे एक्शंस नहीं करने चाहिए, मतलब इट इज अ ऑब्जेक्टिव डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पे कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है या फिर जो एक्शन ले रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंस नहीं है कि वो एक्शंस किस तरीके से लेगा। ठीक है, आपको मान लो आपको बोला हुआ है कि आपको 2,500 से ऊपर के गिफ्ट्स एक्सेप्ट नहीं करना है, तो एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हो गया कि गिफ्ट 2,500 एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए। अगर आपने 2,500 1 रुपए का गिफ्ट एक्सेप्ट कर दिया तो आप उस रूल को तोड़ रहे हो, तो यहाँ पे अपन लॉ को एनफोर्स कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, अगर यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया ना होता, मान लो 2,500 नहीं लिखा होता और सिर्फ ये लिखा होता कि आपको हाई वैल्यू गिफ्ट्स एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए। अब हो सकता है कि मेरे लिए हाई वैल्यू गिफ्ट अलग हो, दूसरे के लिए हाई वैल्यू गिफ्ट अलग हो, यहाँ पे आ गई सब्जेक्टिविटी, तो यहाँ पे लीगली एनफोर्समेंट करना मुश्किल है। ठीक है, तो जो एथिक्स होते हैं, अब बोला कि आप कंपैशनेट होने चाहिए अपने एक्शंस में, या फिर आपको कंपैशन की वैल्यू फॉलो करनी चाहिए अपने डिसीजन मेकिंग में, तो उससे होगा क्या, आपके लिए कंपैशन कुछ और होगा, मेरे लिए कंपैशन कुछ और होगा। बट अपन किसी को ब्लेम तो नहीं कर सकते ना कि तुमने ये एक्शन नहीं किया इस वजह से तुम कंपैशनेट नहीं हो, या फिर तुमने कंपैशन को फॉलो नहीं किया। वो तो अपना खुद का मॉरल ही बताएगा कि मैंने कंपैशन को फॉलो किया या नहीं किया, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कंपैशन की मैंने उसको फॉलो किया या नहीं किया। ये चीज कौन बता सकता है, ये चीज सिर्फ हम बता सकते हैं। तो इन कॉन्सेप्ट ये मॉरली एनफोर्स्ड होना चाहिए। ठीक है, आगे ये दोनों के बीच में डिफरेंस समझ क्या होगा। बट सेकेंड ARC क्या बोलता है, कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, लीगली बाइंडिंग। ठीक है, अब वो कैसे होगा कैसे नहीं होगा इसकी डिटेल सेकेंड ARC नहीं देता है, अपन को बस इतना इतना पता होना चाहिए कि सेकेंड ARC ने बोला कि कोड ऑफ एथिक्स होता है और वो भी लीगली बाइंडिंग होना चाहिए। ठीक है, कहीं पे अगर हमें रिकमेंडेशंस या कंक्लूजन लिखने के लिए आए तो ये वाली चीज अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं। फिर कोड ऑफ एथिक्स की बात कर रहे हैं अभी। इसमें एक चीज आई थी, पब्लिक सर्विस बिल 2006। ये बिल था, कभी लॉ नहीं बना। ठीक है, लेजिस्लेचर में प्रेजेंट किया गया था कि हम ऐसा एक एक्ट लेके आएंगे जो कि लोगों को वैल्यूज बताएगा कि आपको किन वैल्यूज के साथ चलना चाहिए, बट ये कभी एक्ट नहीं बना। तो अपन क्यों पढ़ रहे हैं, अपन इसलिए पढ़ रहे हैं कि इस टाइप का एक एक्ट आने वाला था, उसको रिवाइव करना चाहिए। ये हमारा रिकमेंडेशंस में होगा, या फिर सजेशन जब अपन देंगे कि कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो उस टाइम पर अपन ऐसी बात बोल सकते हैं कि ऐसा एक लॉ आने वाला था या फिर ऐसा एक बिल एग्जिस्ट कर रहा था, इसको रिवाइव करना चाहिए। ठीक है, अब अपन इस बिल के बारे में 2-4 फीचर्स पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में जाने की अगेन जरूरत नहीं है आपको, जितना आपका आंसर्स में कंटेंट जरूरी है आपको उतना पढ़ना चाहिए, PhD नहीं करनी है। ठीक है, तो ये बोलता है कि प्राइमरी गोल किसी भी एक्शन का या फिर किसी भी डिसीजन का होना चाहिए गुड गवर्नेंस फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों के हित में आपको काम करना चाहिए। अब अगेन इसकी लैंग्वेज देखो या फिर इसके वर्ड्स देखो कि गुड गवर्नेंस होना चाहिए, ये कोई डिफाइंड कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बस एक सोच का कॉन्सेप्ट है। कोई ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दे सकता कि गुड गवर्नेंस क्या होगा,
यूएनडीपी अपना अलग डेफिनेशन देता है, सेकंड आरसी अपना अलग डेफिनेशन देता है, तुमसे पूछो तुम अलग डेफिनेशन दे सकते हो, वर्ल्ड बैंक अलग डेफिनेशन दे सकता है। तो कोई एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है कि भाई गुड गवर्नेंस होता क्या है। इंडिया के लिए गुड गवर्नेंस कुछ और होगा, नेपाल के लिए कुछ और होगा, चाइना के लिए अलग, पाकिस्तान के लिए अलग, यूएस के लिए अलग, सबका सब्जेक्टिव क्राइटेरिया होगा। सेकंड, इट शुड बी फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। अभी पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है ये भी आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों की जरूरत अलग है, आपका देखने का नजरिया अलग है, पर्सपेक्टिव अलग है। तो आप जो चीज पब्लिक इंटरेस्ट मानोगे वो अलग हो सकता है, लोग जिस चीज की डिमांड करें वो पब्लिक इंटरेस्ट अलग हो सकता है, या फिर दो ऑफिसर्स ही जो सोचे कि पब्लिक इंटरेस्ट ये होता है वो अलग हो सकता है। अगेन यहाँ पे क्या आ रहा है, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन आ रहा है, बोल रहे हैं कि आपको पब्लिक इंटरेस्ट मेंटेन करना है बट वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो ये वाली चीज वही है जो कोड ऑफ एथिक्स में अपन डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे थोड़ी सी एम्बिगिटी होती है, इसलिए ये मॉरली एनफोर्स्ड होता है कि आपको जनहित में काम करना है, इतना बोल दिया। ठीक है, कैसे काम करना है, क्या काम करना है, एग्जैक्ट चीज क्या करनी है वो नहीं बताया। ठीक है, फिर ये जो बिल है ये बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपन को अपहोल्ड करना चाहिए, ए पॉलिटिकल फंक्शन होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव इम्पार्शियल अपना कंडक्ट होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए हेल्प करना चाहिए जो अपना एक्शन एंड सिस्टम है उसको। वी शुड मेंटेन हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स। अगेन ये एक ऐसी चीज है जो अपन बता नहीं सकते। अभी एथिकल स्टैंडर्ड्स हाईएस्ट कौन से होते हैं, कहीं पे कोई ऐसा तो लिखा नहीं है कि आप ऐसा अपने पूरे जीवन में 2 लोगों की मदद करो तो आप हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड पे पहुंचोगे। ठीक है, कुछ लोग फिलेंथ्रोपिक होते हैं, वो बहुत ज्यादा लोगों की मदद करते हैं, कुछ लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, वो लोगों की मदद नहीं करते। ठीक है, तो फिर भी हो सकता है कि सेल्फ सेंटर्ड इंसान जो हो वो एथिकल हो, कि वो गलत काम नहीं कर रहा है, या फिर जो पैसा कमा रहा है वो करप्शन से नहीं कमा रहा है, किसी और का हक नहीं काट रहा है, अपना खुद का भला चाह रहा है वो, वहां तक बात ठीक है, बट किसी और का हक नहीं काट रहा है। वर्सेस एक इंसान जो 100 लोगों के लिए काम करता है, फिलेंथ्रोपी कर रहा है, बट उसका पैसा कमाने का तरीका गलत है, वो लोगों का हक काट रहा है या करप्शन से पैसा कमा रहा है। अब इसमें से एथिकल कौन सा हुआ, सबके लिए ये क्वेश्चन हमेशा डिफरेंस रहेगा। यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं हो सकती, स्टैंडर्ड सेट नहीं हो सकता। ठीक है, मेरिट एज एन क्राइटेरिया फॉर डिसीजन मेकिंग। जो भी आप डिसीजन लो उसमें मेरिट आपको देखनी चाहिए, मतलब आपको आउटकम देखना पड़ेगा कि आपका जो डिसीजन है उससे आउटकम क्या बन रहा है, उसकी मेरिट क्या आ रही है। ठीक है, ensuring इकोनॉमी एंड अवॉइडेंस ऑफ वेस्टेज। पैसों को खराब नहीं करना है, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली एंड बेस्ट टू योर अंडरस्टैंडिंग एंड विजडम यूज करना चाहिए। हेल्थ एंड फ्रेंडली वर्क एनवायरनमेंट। कॉन्जीनियल होता है, कॉन्जीनियल मतलब जो लोग आपके साथ में काम कर रहे हैं उनसे एक अच्छा व्यवहार रखना। ठीक है, तो आपको एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आप ऑफिस में हो या डिपार्टमेंट में हो तो आप अपने जूनियर्स को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो, उनके साथ कंपैशनेट नहीं हो। मान लो कि आप बॉस हो, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, आपका जूनियर आपको आके बोलता है कि सर मेरी माँ की तबीयत खराब है, मेरे को आधे दिन की छुट्टी चाहिए, और आप उसको बोलो कि मेरे को कोई मतलब नहीं है, तेरी माँ के साथ क्या हो रहा है, या फिर तुम्हारे घर पे क्या चल रहा है, और कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, तो ऐसा काम नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि वो ग्रजेस बनती रहती हैं, वो ग्रजेस किसी ना किसी रूप में निकलेंगी। अगले दिन आपका कोई काम होगा जो आप बोलोगे कि मैं ऑफिस नहीं आ सकता, तू कर दे, वो गलत कर देगा, जानबूझ के गलत कर देगा। पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल लेवल, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल लेवल ऑफ पर्सनल इन मैनेजमेंट। तुमने अभी पॉलिटी में वो वाला पार्ट आ गया तुम्हारा, आर्टिकल 43B? नहीं, ठीक है। तो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनका भी जो कंपनी है या मैनेजमेंट है उसमें पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, जो कोऑपरेटिव्स होती है अपनी, जैसे अमूल है, इन सब में ये वाला जो फॉर्मेट है वो चालू रहता है या फंक्शन करता है। अब इससे फायदा क्या होता है, लेबर वो है जो सबसे ज्यादा काम करेगी, एटलीस्ट इन फिजिकल सेंस। ठीक है, अगर उसका हित अपन देख लें या फिर उसके जो ओपिनियन है उसको अपन मान लें तो एक्सप्लॉइटेशन होने के चांस कम है एंड बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होने के चांस ज़्यादा है। यही चीज़ अपन पाने के लिए या फिर अचीव करने के लिए अपन पार्टिसिपेशन के लिए जो एवेन्यूज है मैनेजमेंट में वो बढ़ाते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड ईआरसी एथिक्स के लिए क्या कहता है, एथिक्स इन गवर्नेंस के लिए सबसे पहला कुछ ये चीजें बताता है। अभी अपन सेकेंड ईआरसी पे आ गए। सेकेंड ईआरसी कुछ रिकमेंडेशंस देता है कि आप एथिक्स किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सबसे पहले ये बोलता है कि पार्शियल फंडिंग ऑफ इलेक्शन होना चाहिए, जो कि हो भी रहा है। किस रूप में हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है पार्शियल फंडिंग ऑफ इलेक्शन? इलेक्शन का प्रोसेस पता है,
कैसे हो रहे पार्शियल फंडिंग? अपन एक्चुअल में पैसा नहीं देते, बट अपन दूसरे तरीके से हेल्प करते हैं पार्टीज को। जैसे उनको जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं या रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको अपन टीवी पे और दूसरे मीडिया पे